इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया था जो वो था मतलब कि हमने क्या देखा था? हमने देखा था ये पूरा का पूरा देख लिया था, भारत के इतिहास का परिचय देख लिया था। फिर उसके बाद में जो मतलब कि स्रोत वगैरह हैं और फिर जो एक पूरे पेज में हमने देख लिया था अ, मतलब कि क्या देखा था हमने कि प्रागैतिहासिक काल और अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का विभाजन। तो हमने प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वर्ष 1981 में राय बहादुर साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज, और इसी से हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को कह सकते हैं। नामकरण, तो कुछ लोग इसको हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, कुछ सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये है समयकाल, तो सबसे जो मान्य है और डीपी अग्रवाल के अनुसार और सी कार्बन पद्धति के अनुसार वो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इसकी विशेषताएं क्या हैं मतलब इस संस्कृति की? तो प्रथम नगरीय संस्कृति थी ये। अभी हमने पुराने में देखा था काफ़ी चीज़ों को, तो हमने देखा था कि ग्रामीण चीज़ें थी मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में। तो ये पहली ऐसी संस्कृति थी जो प्रथम नगरीय संस्कृति क्रांति हुई थी इस टाइम पे। कांस्य युगीन सभ्यता थी यहाँ पे, और समकालीन नगरीय सभ्यताओं से उन्नत आधुनिक और मानकीकृत सुव्यवस्थित स्वास्थ्यप्रद सभ्यता यहाँ पे विकसित थी। अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें तो हम यहाँ क्षेत्रफल और सीमाओं को देख सकते हैं। क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार फैला हुआ था। कुल कितने देशों में? एक अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से काफ़ी सारे मिले हैं और भारत से तो बहुत सारे ही मिले हैं। और इसकी सीमाएं कहाँ से लगती थी? तो उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में वहाँ पे होती थी। तो ऐसा मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश महान है। तो इधर चिनाव में मांदा तक, इधर दायमाबाद तक, इधर आलमगीर तक और इधर सुतकांगेडोर तक। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों ही जगह की नदियाँ याद कर लीजिए। इधर मतलब आलमगीर नदी पे हिंडन नदी, इधर मांदा जो है वो चिनाव नदी के किनारे, इधर गोदावरी के किनारे दायमाबाद, और इधर जो है वेस्ट में सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि ये सभ्यता नष्ट भी हुई थी, तो पतन के कारण। अब पतन के 2 तरह के कारण हैं, एक है प्राकृतिक कारण और कुछ है अन्य विचार। प्राकृतिक कारणों में कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आई थी, कुछ कहते हैं सूखा पड़ा था, कुछ कहते हैं जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था, कुछ लोग कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन हुए थे, कुछ कहते हैं परिस्थिति की असंतुलन या महामारी हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण है। अन्य विचार है कि प्रशासनिक शिथिलता आई हो, शायद आर्थिक अराजकता फैली हो, या विदेशियों ने आक्रमण किया हो। तो इस तरह से भी पतन हो सकता है। अब बात करते हैं नगर नियोजन की। तो नगर नियोजन की हम विशेषताएं देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, भवन देखेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे नगर नियोजन में। जल प्रबंधन को भी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ओह सॉरी सिट। हाँ चल, हाँ, तो हम कहाँ थे? विशेषताएं नगर नियोजन की। तो सामान्य द्विस्तरीय नगर नियोजन की व्यवस्था थी। जाल पद्धति यानी कि हर 90 डिग्री पे काटा जाता था। जैसे कि ऐसा मान लो ये मुख्य सड़क गई, इधर से 90 डिग्री पे एक छोटी सड़क गई, फिर ये छोटे छोटे घर बने, फिर ऐसे ही सड़क आगे मिलेगी। तो ग्रिड पद्धति की सड़कें थीं। मानकीकृत भवनों का निर्माण हुआ है संस्कृति में। स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन था। अब स्वरूप की बात करें तो सड़कें देखेंगे इसमें हम, भवन देखेंगे स्वरूप में, और जल प्रबंधन देखेंगे। तो स्वरूप, सड़कों का स्वरूप, तो वास्तु में अगर हम बात करें तो समकोण पर काटना, ये जो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ग्रिड पद्धति। बीच में उभरी, मतलब आजकल भी देखोगे ना तो ऐसे बीच में कैसी रहती हैं सड़कें? उभरी रहती है कि पानी इधर 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 निकल जाए।
तो समकोण पर काटना, बीच में उभरी व किनारों पर ढलारदार, किनारों पर और जैसे कि किनारे जो होते हैं ना उधर पे ऐसी कि किनारों पे टंकी नलियाँ, ढकी नलियाँ, टकी नलियाँ मैं बोल रही हूँ, ढकी ढकाई नलियाँ होती थी। सड़कें कितने प्रकार की होती थी? तो एक होती थी मुख्य सड़क, एक होती थी उप सड़क और होती थी गलियाँ। ठीक है, तो मुख्य सड़क कितनी बड़ी होती होगी? 10 मीटर की, उप सड़क 3 से 5 मीटर की, और जो गलियाँ हैं वो 1 से 5 मीटर की होती थी। ठीक है, 1.5 मीटर की होती थी। अब आलोचना क्या की जा सकती है सड़कों की? वो ये की जा सकती है, कच्ची सड़कों के कारण वर्षा काल में यातायात प्रभावित हो जाता था। तो हमें लगेगा कच्ची ईंटें थोड़ी, घर जो मकान है वो कच्ची ईंटों से नहीं बने हैं, लेकिन ये कच्ची ईंटों से बने हैं, तो इस वजह से इनकी आलोचना की जा सकती है। और हम बात करते हैं भवनों की। तो भवनों का वास्तु कैसा था? तो एक मंजिला भी घर है, 2 मंजिला और बहुमंजिला घर मिले हैं। नींव जो है मतलब कि नींव जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, वो अच्छा था। चौड़ी व दीवार जो होती थी पतली होती थी। नींव जो होती थी वो चौड़ी हुआ करती थी और दीवारें जो हैं वो पतली हुआ करती थी। पकी ईंटों से निर्माण हुआ है, तो देखो इनका पकी ईंटों से निर्माण हुआ है भवनों का। और अगर सड़कों के स्वरूप की बात करें तो वो कच्ची ईंटों से बने हैं, जो कि उनकी आलोचना है। अब बात कर लेते हैं दरवाजे व रोशनदान, परंतु खिड़की नहीं होते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खिड़की, रोशनदान ऐसे होते हैं जिनसे बाहर से वो आती है रोशनी। ठीक है, उनको बोलते हैं रोशनदान। प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के भवन मिले हैं? सार्वजनिक भवन जैसे अन्नागार, स्नानागार, एक साथ में नहाने धोने के लिए, तो उनको बोलते हैं, तो वो मिले हैं। व्यक्तिगत भवन मिले हैं, व्यावसायिक भवन जैसे सराय मिली हैं। जल प्रबंधन की अगर बात करें तो पेयजल प्रबंधन की इसमें बात करेंगे हम, और वहत जल मल प्रबंधन की बात करेंगे। पेयजल प्रबंधन में व्यक्तिगत पेयजल की व्यवस्था मतलब, और सार्वजनिक स्थानों पर। तो प्रत्येक घर में कुआं हुआ करता था साफ पानी पीने के लिए, और जो घर हुआ करते थे वो सार्वजनिक स्थान होते थे, सड़कों के किनारे कुआं। आलोचना ये है कि जल प्रदूषित रहता था। ठीक है, क्या है? जल प्रदूषित रहता था। बाह्य जल प्रबंधन, जलमल प्रबंधन यानी कि जो गंदा पानी, उनके लिए क्या व्यवस्था थी? तो नाले थे, नालियाँ थीं और प्रणालियाँ थीं। श्रृंखलाबद्ध नालियाँ व मैनहोल प्रणाली को अपनाया गया था। मूल्यांकन अगर की जाए नगर नियोजन की, तो समकालीन सभ्यताओं में सबसे उन्नत, सुव्यवस्थित, आधुनिक, मानकीकृत व स्वास्थ्यप्रद नगर नियोजन इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक जीवन की, लेकिन उससे पहले एक रिवीजन। सबसे पहले हमने बात कर ली थी खोज की, किसने की? आपको पता ही है कि राय बहादुर साहनी ने की थी 1921 में हड़प्पा की, और राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की। नामकरण पता ही है। समय काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 तक। विशेषताएं क्या थीं? तो प्रथम नगरीय क्रांति इस समय पे हुई थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। समकालीन नगरीय सभ्यताओं में सबसे उन्नत, आधुनिक, मानकीकृत। और क्षेत्र विस्तार, तो क्षेत्र कितना था और सीमाएं कहाँ से कितनी लगती थी, ये हमने देख लिया था। पतन के कारण क्या थे? प्राकृतिक कारण और अन्य कारण एक भी देख लिया था। नगर नियोजन, नगर नियोजन में विशेषताएं नगर नियोजन की, उसका स्वरूप क्या था ये देखा था। स्वरूप में हमने सड़कें, भवन और जल प्रबंधन देखा था। सड़कें भी हमने देखी थी कि सड़कों की विशेष मतलब सड़कों का वास्तु क्या है, सड़कों के प्रकार क्या है, सड़कों की आलोचना क्या है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमने भवन देखे थे, और भवनों में भी हमने सबसे पहले वास्तु देखा था। नींव, फिर विशेषता देखी थी कि नींव चौड़ी रहती है, पकी ईंटों से बने हैं दरवाजे, और होते हैं प्रकार, कितने प्रकार के घर बने हैं ये भी हमने देख लिया था। जल प्रबंधन में हमने पेयजल और बाह्य जल दोनों के ही उसकी बात की कि कैसे मतलब कि पेयजल प्रबंधन किया जाता था, कैसे बाह्य जल मल प्रबंधन किया जाता था। अब सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो सांस्कृतिक जीवन में सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन की विशेषताएं कि बहुवर्गीय समाज था, मतलब बहुत सारे वर्ग हुआ करते थे। मत प्रधान समाज ऐसा कुछ लोग कहते हैं,
जिसका कारण, क्योंकि स्पष्टता से तो कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लोग कहते हैं उसका कारण है कि मात्र मूर्तियों की अधिकता है। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जो हैं लोग यहाँ पे पाए जाते थे। सूती और ऊनी दोनों तरह की वस्त्र पहनते थे। तो ऐसा था कि केवल शाकाहारी थे, वहाँ के लिए ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि केवल शाकाहारी वस्त्र पहनते थे या केवल मांसाहारी वस्त्र पहनते थे, या आ जाए कि अलंकार यानी कि मतलब कि जो आभूषण होते हैं उनके बिल्कुल शौकीन नहीं थे, तो शौकीन थे। खेल, नृत्य, संगीत, पशु लड़ाई, शिकार, चौपड़ पासे के द्वारा मनोरंजन ये होता था। 3 प्रकार के समाधान मिले हैं, पूर्ण, अपूर्ण और दाह संस्कार। तो ये हो गया सामाजिक जीवन। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ स्पष्टता से कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों ने जो कहा है वो देख लेते हैं। केंद्रित सत्ता, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था थी, ऐसा हंटर ने कहा है। ठीक है। और सामुदायिक प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ऐसा अर्नेस्ट मैकी ने कहा है। पुरोहित राजा हुआ करता था, ऐसा पिगट ने कहा है। पुरोहित नियंत्रित राजा हुआ था, ऐसा विलर ने कहा है। वणिक यानी कि व्यापारी जो है वो हुआ करता था इस समय का सबसे मतलब महत्वपूर्ण राजनीतिक। ऐसा कहा है रामशरण शर्मा ने। लेकिन क्योंकि इनके बारे में कहा नहीं जा सकता, इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग मत है। धार्मिक जीवन की बात करें तो धरती को उर्वरा की देवी के रूप में पूजा जाता है। पशुपति की पूजा की जाती है। लिंग व योनि की पूजा की जाती थी। पीपल व कुबड़ वाले सांड की भी यहाँ पे पूजा करते हुए लोग पाए गए। यज्ञ मतलब लोग नहीं पाए गए हैं, क्योंकि लोग तो मिले ही नहीं है वहाँ के, लेकिन ऐसी चीज़ें मिली। यज्ञ हुआ था एक बार लोथल में। नाग पूजा, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत में भी ये मानते थे। बहुधर्मी तथा धार्मिक व्यवहार संबंधी बहुआयामी स्वरूप था। इसमें साक्ष्यों के अभाव में सिंधु धर्म दर्शन की जानकारी अज्ञात है कि एक किसी धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, किस धर्म को मानते थे। अब बात कर लेते हैं हम आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में एक तो होता है कृषि। तो हम सबसे पहले कृषि को देख लेते हैं। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी थी, तो ऑफकोर्स है कि यहाँ पे अच्छी किसानी होगी। जुते हुए खेत के प्रमाण एवं संयुक्त कृषि के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो कभी भी आ जाए जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं या मिलान करने के लिए आ जाए कि कालीबंगा से, तब अपन को हाँ बोल देना है। मिट्टी के हल्के प्रमाण या खिलौने हैं वो बनावली हरियाणा से मिले हैं। मिट्टी के हल्के, अगर जुते हुए खेत के आ जाएँ तो वो कालीबंगा कहना है, लेकिन माटी यानी मिट्टी के हल्के प्रमाण की बात करें, खिलौना, तो हरियाणा की बात करना है। खेलने में ऐसे याद रख सकते हैं, खेलने में कौन आ गया, हरियाणा आ गया। खाद्यान्न, जो गेहूँ, चावल लोथल से और बाजरा, ये सारे के सारे वो खाए जाते थे, उगाई जाती थी फसलें वो हैं। दलहन में चना और मटर, तिलहन में सरसों और तिल इत्यादि। साग सब्जी व फल फूलों के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ में सर्वप्रथम कपास पैदा किया, तब यूनान लोग सिंधुवासियों को सिंडन यानी कि मतलब कि सिंधु के नाम पे सिंडन कहते थे। पत्थर व कांस उपकरणों से कटाई के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। अब दूसरा आता है पशुपालन। तो पशुपालन किसका, बैल को पालते थे, भैंस को, बकरी को, भेड़ को, कुबड़ वाले सांड को, कुत्ते को, बिल्ली को। इम्पोर्टेंट क्या है, गाय को नहीं पालते थे। ठीक है। मतलब गाय इनके कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है। घोड़े की बात करें, वैसे बैल है तो गाय होनी चाहिए, हम ये सोचेंगे, लेकिन पता अपवाद है। और ये याद रखने वाला फैक्ट है कि इनकी जो वो है ना, सब कुछ मिला है इनके इधर से। हर एक के चित्र मिले हैं, लेकिन इन्हीं के चित्र नहीं मिले हैं, बस गाय के। अब बात कर लेते हैं हम घोड़े और हाथी के। घोड़े और हाथी के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन अवशेष प्रमाणित नहीं है। घोड़े के दांत जो हैं वो राणा घुड़ई नामक स्थल से मिले हैं।
और घोड़े की अस्थियां जो हैं वो सूतकांगेडोर, मणमूर्तियाँ और लोथल से मिली हैं। हाथी की बात करें, हाथी के कंकाल की वो राखी गढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत का, वहाँ से मिली है। तो लेकिन प्रमाण नहीं है कि वो हाथी के ही हैं कि नहीं है। शिल्प और उद्योग धंधों की बात करें, क्योंकि हम आर्थिक जीवन देख रहे हैं, तो कृषि और पशुपालन के साथ साथ किस और चीज़ से लोग अपना आर्थिक चीज़ें करते थे, तो वो था मतलब शिल्प और उद्योग धंधे। तो शिल्प और उद्योग धंधे को अच्छे से देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग, सूती व ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। विश्व में सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग इधर ही बनाए जाने स्टार्ट हुए। कांस्य शिल्पियों का महत्वपूर्ण स्थान था और औजार व बर्तनों का निर्माण किया जाता था। राजगीर व आभूषण निर्माता थे। मुहर उद्योग भी अच्छा खासा फलता फूलता था। कांचली, मिट्टी व सैल खड़ी के वो बनाए जाते थे। आयतक मतलब कि जो सेल खड़ी और कांचली मिट्टी है उनसे बनाए जाते थे मुहर। आयताकार व वर्गाकार लिपियां व पशु चिन्ह अंक बनाए जाते होंगे। मृत भाण जैसे कि लाल रंग से लेपित व काले रंग से चित्रित सिग्नेचरी पोर्ट इनको कहते हैं। तो मृत भाण का भी काफ़ी ज़्यादा वो था। और मनकई का निर्माण किया जाता था सोने के, चांदी के, तांबा के, मिट्टी के, हड्डी और पत्थर के। प्रमाण कहाँ से मिले? चौंदड़ों व लोथल से। मूर्ति निर्माण धातु की, मण यानी मिट्टी की, प्रस्तर मूर्ति उद्योग आदि। तो ये हो गया क्या? शिल्प व उद्योग। अब व्यापार और वाणिज्य। तो उद्योग मतलब एक जगह बन तो गई है चीज़, अब व्यापार मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना, है ना। तो व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें तो संभवतः व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। मतलब तुमने हमें कोई चीज़ दी, उसके बदले में हमने तुम्हें कोई चीज़। और दूसरा मुहरों द्वारा भी होता था। तो ऐसा आ जाए कि केवल मुहरों द्वारा होता था तो गलत हो जाएगा। आ जाए कि केवल मतलब कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो वो भी गलत हो जाएगा। दोनों तरह की चलती थी। कहाँ कहाँ से हम व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के शासक सरगोन को निर्यात करते थे। क्या निर्यात करते थे हम? काली लकड़ी अथवा अर्थात अबनूस की लकड़ी को हम बेचते थे। हाथी दांत और उनसे बने उपकरणों को बेचते थे। अंजन यानी कि काजल तथा अंजन की सिलाई जो है वो भी हम निर्यात करते थे। पशु पक्षी, लंगूर, तोता, मोर इनको भी हम निर्यात करते थे। आयात क्या करते थे हम? दो ही चीज़ें की जा सकती हैं व्यापार में, या तो हम दे सकते हैं ले सकते हैं। हम लेते क्या आते थे? सोना ये खरीदते थे कर्नाटक से। तो ये तो वैसे अपन देश में ही देखते हैं, लेकिन उस टाइम पे अलग होगा। चांदी और टिन अफ़गानिस्तान से ख़रीदा जाता था। फ़िरोज़ा और नीलम जो है वो ईरान से आते थे। तांबा जो है वो खेतड़ी राजस्थान से आता था। और पुखराज, गोमेन, सीपी, शंख, घोंगा एक खंबात की खाड़ी से आते थे। लिपि इनकी वर्णात्मक नहीं है बल्कि मुख्यतः चित्रात्मक और अपठनीय है। वांट या मापतौल की बात करें तो 16 के अनुपात में वांट मोहनजोदड़ो से सीप व लोथल से जो है वो लोथल से हाथी दांत से निर्मित है। ठीक है। और जो मूर्ति है मण अवस्था के ऊपर वो चिकोटी विधि भी कहते थे उसको, मूर्ति निर्माण की व्यवस्था को। वो तो चलो ठीक है। अब स्नानागार और अन्नागार देख लेते हैं कि क्या है। स्नानागार एक तरह का जलाशय था। इसका जलाशय टीले में है, ईंट से बना है और 11.88 गुणे 7.1 गुणे 2.43 मीटर ऐसा मतलब कि इसकी व्यवस्था है। जो सीढ़ियाँ हैं वो लगी हैं इसमें। कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। स्रोत पानी के लिए कुआं मतलब निर्गम सफाई के लिए है, और साफ पानी के लिए मतलब ऐसे दो तरह का है। स्रोत है पानी का कुआं, पानी के लिए कुआं, और निर्गम के लिए मतलब
मुख है सफाई के लिए। धर्म अनुष्ठान के लिए उपयोग हुआ करता था ऐसा अनुमान है। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं, यानी कि स्नानागार, अन्नागार, यानी कि जो आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो होते हैं वेयर हाउस, वैसे ही। तो मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण बड़ी इमारत है अन्नागार। मुख्य प्रवेश द्वार नहीं नदी की तरफ होते थे। चबूतरों का निर्माण होता था फसल दबाने के लिए। बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। पूर्ण समाधान हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है। R37 कब्रिस्तान। अपूर्ण समाधान बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त है। दाह संस्कार मोहनजोदड़ो। अंडाकार सब सूतकांगडोर से। मालिक के साथ कुत्ते का अवशेष रूपनगर से प्राप्त हुए। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। धौलावी कच्छ क्षेत्र में है, मतलब कि गुजरात में किले के अवशेष मिले हैं तथा यहाँ सिंधु घाटी की 3 अवस्थाएं हैं। राखी गढ़ी जो है अब दूसरा एक स्थल है। राखी गढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी में भी समान अवशेष मिले हैं, परंतु यह धोलावीरा से बड़ा है। ईंट का अनुपात 4:2:1 में है, यानी कि 4 लंबे अनुपात में 2 चौड़े, और ऐसे में जो है जो मोटाई है वो 1। कुल 1400 प्लस स्थल हैं, जिनमें से 925 भारत में, 475 पाकिस्तान में और 2 सुरदघोई और मुंडी पाक अफगानिस्तान में। और इन दोनों को याद बस रख लेना, पाकिस्तान के इतने सारे हैं, भारत के इतने सारे हैं, हर दिन खोजे जाते रहते हैं ऐसे, तो उनको याद किया नहीं जा सकता है। उर्दू भाषा संबंधी विचार, तो कुछ लोग कहते हैं कि विदेशियों के द्वारा इनका आगमन हुआ, कुछ कहते हैं बलूची संस्कृति द्वारा, कुछ कहते हैं भारत भूमि पर क्रमिक रूप से ग्रामीण संस्कृति द्वारा। और अमरी, मोहनजोदड़ो, वाड़ा, हड़प्पा, कालीबंगा 1 और 2 ऐसा, मतलब कि सभ्यताओं के लिए है। हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य जो है वो है महानगर है हड़प्पा। ठीक है, अब सब नगरों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसके बाद में कौन सा शहर किस नदी के किनारे ये हम देखेंगे, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की सभ्यताएं और उसके बाद की सभ्यताओं को और वहाँ के स्थलों को देखेंगे, और ताम्रपाषाणिक संस्कृति को देखेंगे। उसके बाद में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है, जो वो मिले हैं एक महानगर है, आधा नगर है, महानगर आएगा नहीं। अन्नागार, श्रमिक आवास, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, पूर्ण समाधान, शंख का वेल, कांसे का इक्का, बर्तन पे बना मधुआरे का चित्र, दुर्ग टीला और भट्टे 14 और मुहरें मिली हैं 851, यानी कि 1000 के आसपास। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से एक तो अन्नागार, स्नानागार मिले हैं। स्नानागार इधर से नहीं मिले हैं, ठीक है। सभा भवन मिला है, दुर्ग टीला मिला है, कुंभकारों के भट्टों की अवशेष मिले हैं 6, सूती कपड़ा मिला है, सीप का स्केल मिला है, कांस की नृत्य करती हुई मूर्ति पर मिली है औरत की, हाथी का कंपाल खंड मिला है, मातृभूमि की मूर्ति मिली है, पशुपति की मुहर मिली है, कुंवर वाली बैल की मुहर भी मिली है। चौहनदड़ों से प्राप्त अवशेष से क्या मिला है? मोहरें और मनके मिले हैं। कुत्ते और द्वारा पीछा करते बिल्ली का अवशेष, लिपस्टिक और वृक्काकार ईंट, दुर्ग की अस्तित्व नहीं मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा भी महानगर है, यहाँ से ईंट के चबूतरे, जुते हुए खेत के अवशेष, हवन कुंड, और हवन कुंड के अलावा जो है वो चना और सरसों एक साथ उगाए जाने के अवशेष, यानी मिश्रित फसलें, लघु पाषाण उपकरण, मणिक मिट्टी के मन के खिलौने, गाड़ी का पहिया मिला है।
और मिट्टी व कांस की चूड़ियाँ मोहरे भी मिली है कालीबंगा से। लोथल से प्राप्त अवशेषों में बंदरगाह, योग समाधान, गढ़ी और नगर दोनों प्राचीर से घिरे हुए हैं। व धान, चावल, फारस की मोहर, घोड़ों की मर्ण मूर्तियाँ भी लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो बंदरगाह का तो पता ही है, योग समाधान का भी पता है। गढ़ी और नगर क्या होते हैं ये अभी बताऊंगी मैं, तो वो भी मिले हैं। धान और चावल भी मिले हैं यहाँ से। फारस की मोहर, क्योंकि व्यापार होता था ना फारस के साथ, और घोड़ों की मर्ण मूर्तियाँ। अब आगे बात करते हैं बनावली से प्राप्त साक्ष्य की। तो ऐसे अच्छी किस्म के जो मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, हल्की आकृति के खिलौने, जल निकासी प्रणाली का अभाव है यहाँ, एक विशेषता है बनवाली की। और जो है कार्नी लीमन के मनके भी मिले हैं। धौलावीरा से प्राप्त साक्ष्य जो है वो कच्छ गुजरात से मिले हैं। विशाल नगर, मिट्टी की ईंटें, त्रिस्तरीय नगर योजना, जलाशय, सुरक्षा प्रहरी का कमरा, ये सब कुछ धौलावीरा से मिला है। सिंधु सभ्यता के साक्ष्यों से भूमध्य सागरीय जनजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति व मंगलोइड व अल्बसियन प्रजाति की जानकारी मिलती है। अब ये जो सब हैं उनके किनारे कौन सी नदी है, तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा ये जो है जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे, और रावी नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है हरियाणा यानी पंजाब में। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। बालाकोटा ये अरब सागर नदी के को अरब सागर से पास में। सुध को जो है वो अरब सागर के किनारे। रंगपुर ए मादर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मूर्ति में जो पशु अंकित हैं वो है एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा, एक भैंसा, 2 हिरण। यहाँ गाय नहीं है, तो हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है और हिरण। रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य है वह चावल की भूसी, दुर्गे की कच्ची ईंटों से बने हैं, और पीले व धूसर रंग के मृतभांड, पत्थर के फलक। राखीगढ़ी से प्राप्त साक्ष्य तांबे के उपकरण, एक मुद्रा और मानव कंकाल मिले। आलमगीरपुर मिट्टी के बर्तन, मनके और पिंड मिले हैं। रोपड़ अंडाकार गड्ढों के में समाधान, कब्र में नीचे कुत्ते का समाधान मिला है। कोटदीची चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। किलाबंदी नहीं है यहाँ की, और नींव व पक्की व अपर ऊपर जो है वो कच्चे मकान भी हैं। देखो अब सब तो याद नहीं रह सकता, जितना याद रहे उतना बढ़िया। ऊपर जितने बोले हैं ना उनको याद रखने की कोशिश करना। अब है पहले की सभ्यता, जैसे कि हमने बात करी थी कुल्ली, नाल और बारा संस्कृति। ये बलूची संस्कृति है कुल्ली और नाल। और बारा संस्कृति सिंधु, यहाँ से सिंधु से पहले के, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के सिंधु घाटी कालीन और उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता सब टाइम के अवशेष इधर से मिले। अमरी जो है ये मोहनजोदड़ो के पास में। झो, कोयटा, कालीबंगा वन, कोटदीजी वन, ये सिंधु घाटी पूर्व सभ्यताएं। उत्तर सिंधु घाटी सभ्यताओं में झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, बीकानेर, जैसलमेर से यहाँ के अवशेष मिले हैं। ताम्रनिधि संस्कृति गंगा यमुना के द्वार से मिले हैं। चमकीले लाल मृतभांड की संस्कृति दक्षिणी गुजरात से मिले हैं। धूसर मृतभांड की संस्कृति और गेरू वर्गीय मृतभांड की संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति सभी कालों में पाई गई है। आहाड़ अथवा बनास संस्कृति, आहाड़ यानी उदयपुर और गिल्लुक है राजस्थान के क्षेत्र। मालवा संस्कृति
अभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं तो ABC। और जौरवी संस्कृति महाराष्ट्र से। मालवा संस्कृति के स्थल हैं एरण, कायथा, नाबदा, टोली इत्यादि जौरवी संस्कृति के स्थल हैं। प्रकाश, अहमदनगर, मासिक, दायमाबाद और इनामपुर। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी जो हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नेत्ररत्न कांसे की मूर्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अथवा काकेशियन प्रजाति की है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक मंगोलीय एवं एक अल्पाइन प्रजाति का कंकाल भी मिला है। अगर बात करें अपन मैप में इन सबको दिखाने की, तो धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा यहाँ गुजरात में है, ठीक है। और बाकी जो मेसोपोटामिया है तो वो इधर पे है। चौहंदड़ो जो है वो इधर पे है। सूतकांगेडोर इधर पे है। और लोथल तो गुजरात में है। नाला और कोली बलूची संस्कृतियाँ हैं तो ये बलूचिस्तान से मिली है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से मिला है पाकिस्तान के। अब मांदा चिनाव नदी जम्मू कश्मीर से मिला है। हड़प्पा ये भी पाकिस्तान से मिला है। कालीबंगा ये राजस्थान की है। बनावली ये हरियाणा। आलमगीर यूपी। दायमाबाद महाराष्ट्र। लोथल गुजरात। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो मैप में दर्शाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के बारे में कुछ लोग कहते हैं ग्रामीण संस्कृतियों से विकास हुआ है। DP अग्रवाल और कुछ मतलब कि इनके साथी ऐसा बोलते हैं। विदेशियों के द्वारा हुआ है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ईरानी व बलूची सभ्यता से होते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। ग्रामीण संस्कृतियों से होते हैं। सर्वमान्य बहुमान्य सिद्धांत है कि आक्रामक रूप से यहीं पर क्षेत्रीय ग्रामीण संस्कृतियों के विकास के परिणाम स्वरूप इनका विकास हुआ। वाड़ा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। उमरी मोहनजोदड़ो के पास का नगर है। कालीबंगा 1 और 2 इत्यादि। प्रथम नगर क्रांति मतलब एक ग्रामीण संस्कृति के उद्भव की पुष्टि करती हैं। प्रथम नगर क्रांति के लिए उत्तरदायी जो धातु है वो तांबा और कांसा है। तो जो नगर हुआ करते थे वो ऐसे होते थे, पूर्व में निचला नगर और पश्चिम में ऊपरी नगर। और ऐसे एक गढ़ी हुआ करती थी, बुर्ज हुआ करते थे। भवन की वास्तु कुछ इस प्रकार की और ईंटें इस प्रकार की लगी होती थी। कालीबंगा मोहनजोदड़ो में दोनों नगर दीवार से घिरे हुए होते थे, कालीबंगा और लोथल। लेकिन धौलावीरा में 3 नगर उच्च, मध्य और निम्न में विभाजित होते थे और तीनों ही दीवार से घिरे होते थे। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटें की सड़क मिली है, बाकी सब जगह कच्ची ईंटों की मिली है और यही इसकी आलोचना का विषय है। सबसे कम उत्खनित जो क्षेत्र है वो अलाउद्दीन है। और मूर्ति बनाने की जो विधि है वो लुप्त मोम विधि या धातु मूर्ति की जो विधि है उसको लुप्त मोम विधि कहते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात की जाए इनकी विशेषताओं की, तो ताम्र मतलब तांबा और पाषाणिक मतलब पत्थर व तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग। सर्वप्रथम औजार में प्रयुक्त धातु तांबा 5000 ईसा पूर्व हुई थी लगभग। प्रमुख स्थल आहाड़ या गिलुक ये बनास नदी के किनारे। मालवा सर्वोत्तम महत्वपूर्ण यहाँ से मिले हैं। कायथा एरण से पश्चिमी OP मिले हैं। जौरवी संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में। एक कायथा और एरण जो है MP और पश्चिमी MP लिखना था, वहाँ से मिले। और आहाड़ से क्या मिला है? कुल्हाड़ी, चूड़ियाँ, चादरें आदि 2100 से 1500 ईसा पूर्व तक इनका समय मिला है। गिलुड़ ये प्रस्तर फलक उद्योग यहाँ पे खूब फला फूला। आहार संस्कृति का केंद्र है। खेती गेहूँ, धान, दाल, पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सूअर। ये मतलब बात चली ताम्रपाषाण संस्कृति की। पशुओं में गाय सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली है, याद रखें। और राजस्थान से वृषभ की मूर्ति, इनाम गांव माता देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए कहते हैं कि मूर्ति पूजा होती थी। सर्वप्रथम चित्रित भाड़ों के अवशेष मिले। कताई बुनाई, सुनार का व्यवसाय, घर के भीतर ही समाधान। मकान जो है वो घास फूस और मिट्टी का बना हुआ था। जो अरबी संस्कृति जो है
5 कमरे हुआ करते थे का मकान होता था, जो 3 शाखाओं में बटा हो, मतलब कि 3 शाखाएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के सिंधुकालीन और हड़प्पा उत्तर हड़प्पा कालीन। वर्णावली जो है वो कालीबंगा, यहाँ से प्राक ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। 1200 के आसपास लोप हो जाती है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। गणेश्वर जो है ये पाक हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तांबे की वस्तु से प्राप्त बर्छे का फाल ये गणेश्वर से मिला है। वृषभ यानी कि सांड जो है वो उसके भी साक्ष्य मिले हैं। ताम्र पाषाणिक युग का धार्मिक प्रतीक था वृषभ। ऐसा कहिए और अंश मुख्यतः शिकार जीवी थे गणेश्वर के लोग। द्रविड़ लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के निवासी माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रणेता हैं। भारत के ही आदि जातियां जो हैं वो निग्रोड, प्रोटोस्ट्रलाइड और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। वो मेनली प्रोटोस्ट्रलाइड है, मंगलोइड और भूमध्य सागरीय द्रविड़। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन रिवीजन में थोड़ा सा टाइम भी बार बार देना पड़ेगा। लेकिन 90 पेजेस में पूरा का पूरा मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हो जाएगा। इसके पेजेस आप निकलवा के और रख लें और उसको बार बार रिवाइज करें, सही रहेगा। या फिर वीडियो को बार बार देख लें, वो भी सही है। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट है, सो क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। अब हम यूपीएससी में देख लेते हैं कि यूपीएससी में क्या पूछा गया है। तो ये तो अलग अलग एक क्वेश्चन ये था कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीन भारत की ताम्र संस्कृति से ऑप्शन भी नहीं हो सकता। वैदिक संस्कृति, क्योंकि हमें पता ही है कि चांदी हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी मिली है। तो पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाणिक संस्कृति बाद में, चांदी के हाथ के सिक्के भी बाद में। तो ये सही हो जाएगा कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे, हमने देखा भी है। तो एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन ये आया था मिलान करने के लिए, अब सामने ही रहेगा। तो लोथल जो है, लोथल से जुते हुए खेत के तो नहीं मिले हैं। तो लोथल से किसके मिले हैं? गोदीवाड़ा यानी कि जो बंदरगाह है उसके। कालीबंगा से जुते हुए खेत के। धोलावीरा से किसके मिले हैं? कि हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख और बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इन दोनों में अपन को वो भी है, तब भी हम जैसे तब तो इन दोनों में ऐसा लगा सकते थे। तो ए का 2 और 2 का बी हो जाएगा, और बाकी क्या, इसका ए और इसका ए, है ना। सो ठीक है। फिर भी एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि ये क्या था कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी हुई ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ये अपन ने कवर किया था। अब ए ISC का है। तो ये निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं है? तो अपन ने पहली बात की गाय का नहीं है, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, इन सब का ही है। तो 2001 में क्वेश्चन आया था। 2019 में भी एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चौहंदड़ो और कोरदीजी तो अपन को पता है कि नहीं है। सोयगोरा और देसलपुर में कई लोग कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ ए जो है, यहाँ से ये क्या कहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के वो हैं ना शिलालेख, वो मिले हैं वहाँ से। तो इस वजह से अपन को पता होना चाहिए वो। अब ये क्वेश्चन मतलब लगा तो सारे ही लेने चाहिए, लेकिन यूपीएससी का एनालिसिस कर रहे हैं हम कि स्थलों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विशेषताओं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इससे क्वेश्चन मिला है,
क्या कहाँ से मिला है, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी, नथिंग एल्स। और ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए कि कब कब क्वेश्चंस आए हैं ऑलमोस्ट। और एक और आया था 2017 में, था क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आप कुछ भी किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम देंगे, आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित होता था। तो हमें लगे मतलब कि धौलावीरा हम सबसे पास में होंगे। 2001 के और 2002 का जो क्वेश्चन है, अगर हम उसमें भी जाके डिटेल देखेंगे तो धौलावीरा था। तो जो जो ऐसे पूछे गए हैं उन पे डिटेल से तैयार कर लेना चाहिए उनको। और जाके ये देखो 2013 में भी क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में सही रूप से क्या कहते हैं। उनको विशाल महल और मंदिर थे, तो मंदिर तो बिल्कुल नहीं थे, तो पहला तो गलत हो जाएगा। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो वे देवी देवताओं हाँ मान सकते हैं। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग, तो देखो तीसरा तो हो नहीं सकता। दूसरा ही एक ऐसा कंडीशन बनता है कि हाँ अपन कह सकते हैं कि हो सकता है। तो एक चीज़ है। और ये देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, नीचे होगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। तो ये सही है कि वर्चस्व नहीं था। उत्तर काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे, अपन ने ये देखा है। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस थे, और बाकी और भी क्वेश्चंस आए होंगे। हाँ तो ठीक है। 87 क्वेश्चन है, ज़्यादातर एक जैसे ही होंगे, लेकिन सीखने की चीज़ क्या है कि देखो इधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपशेषों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और विशेषताओं से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और किसी भी चीज़ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसको ओवरऑल और गहराई में अगर इतना तो कर ही लीजिए, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए। इतना अगर बार बार रिवाइज कर लिया तो भी बहुत सारा आप, जैसे ही हमें फैक्ट पता होता है तो अपन आप वैसे ही वो बनाने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मतलब इसी का एक नेक्स्ट पार्ट बना रही हूँ मैं, जिसमें हम इसको कवर करेंगे, मतलब कि आर्यों को, कि आर्य क्या हैं, कैसा इनका उद्भव हुआ, कैसा क्या है, सब कुछ। ठीक है।